नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 6 हिस्ट्री डीसीए पेपर 4 का जो है 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रगति की विवेचना कीजिए। आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण क्या है, आखिर कैसे इसमें प्रगति किया गया, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। भारत में आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण जो है 24 जुलाई 1991 के बाद शुरू होती है, जब भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। 1990 से 91 में भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 15 दिनों के आयात के लिए पर्याप्त था। यानी कि दोस्तों, भारत में जो आर्थिक उदारीकरण है या वैश्वीकरण है, इसकी शुरुआत जो है 24 जुलाई के बाद से होती है, जब भारत को जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। दरअसल 1991 में भारत के पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार है सिर्फ 15 दिनों के लिए आयात के लिए पर्याप्त था। इसका मतलब ये है कि भारत के पास उस समय विदेशी मुद्रा इतना ही बचा था कि वह केवल 15 दिन तक जो है भारतीयों को अनाज दे सकता था खरीद कर। इतना कम मुद्रा बचा था विदेशी मुद्रा, क्योंकि दोस्तों जब तक आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं है तब तक आप विदेशों से अपना सामान नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए भारत के पास मात्र 15 दिनों के लिए आयात के लिए मुद्रा बचा हुआ था। इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए भारत में नई आर्थिक नीति को शुरू की गई, जो उदारीकरण एवं वैश्वीकरण पर आधारित था। इसी आर्थिक संकट से निकलने के लिए भारतीय सरकार द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के नीति को लागू किया गया। उदारीकरण जो है आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है आपको, उदारीकरण का अर्थ। उदारीकरण का आखिर अर्थ क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। यानी कि उदारीकरण का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक वस्तुओं पर जो सरकारी हस्तक्षेप है, सरकार का नियंत्रण है, उसको हटा के आम जनता को उस पर नियंत्रण दिया जाए, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए, तभी आर्थिक क्षेत्रों में विकास हो सकता है। क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद भी है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीजें थी, बहुत सारे ऐसे सेक्टर था जहाँ पर सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण था। तो सरकार का यहाँ पर नियंत्रण को हटाया गया और निजी क्षेत्रों को दिया गया, यानी कि प्राइवेट लोगों को दिया गया, ताकि रोजगार में बढ़ावा मिले, आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति हो सके। अगर साधारण शब्द में कहें तो व्यापार एवं उद्योगों को सरकारी नियंत्रण एवं पाबंदियों से मुक्त करना। अगर साधारण शब्दों में बात करें तो व्यापार और उद्योग को सरकारी नियंत्रण या पाबंदियों से मुक्त करना ही उदारीकरण है, तथा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक विकास हो सके। यहाँ पर उदारीकरण में जो है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया ताकि आर्थिक विकास हो सके। 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने भारत के आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया। आप समझ सकते हो दोस्तों कि भारत के पास उस समय मात्र 15 दिन तक आयात यानी बाहर से सामान खरीदने का पैसा था विदेशों से। इतना कम पैसा होने के बावजूद भी मनमोहन सिंह जी ने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया था। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल इन्होंने डगमगाने नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है, उदारीकरण के लिए किए गए प्रयासों को जो है हम 4 श्रेणियों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला जो है वो है औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार। भारत सरकार ने जो है आर्थिक सुधारों की घोषणा करते ही 24 जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति को लागू कर दिया, ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार किया जा सके, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी सुधार की व्यवस्था की गई। क्या सुधार किया गया? इसमें कहा गया कि जो पहले की औद्योगिक नीति था उसके तुलना में अब जो नीति बनाई गई वह अधिक खुली एवं उदार थी। इस नीति के तहत जो है सरकार ने सभी प्रकार के नियंत्रण को समाप्त कर दिया, केवल कुछ आवश्यक उद्योगों को छोड़कर। यानी कि पहले बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिस पर सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण था, लेकिन अब जब उदारीकरण का युग आया तो ऐसे स्थिति में जो है सरकार का कम से कम नियंत्रण था, किसी भी औद्योगिक क्षेत्रों में कम से कम हस्तक्षेप किया गया था, ताकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, ताकि यहाँ पर आर्थिक क्षेत्रों में सुधार किया जाए। इस औद्योगिक नीति में लाइसेंस प्रणाली के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। पहले जो है इन क्षेत्रों में अगर कोई औद्योगिक कार्य करना चाहता था छोटे मोटे क्षेत्रों में, तो उनके लिए लाइसेंस आवश्यक होती थी, लेकिन अब छोटे मोटे उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य नहीं किया गया, बल्कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए जो है लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, ताकि रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, गरीबी दूर करना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों हकीकत की बात यह है कि अगर छोटे छोटे उद्योग जैसे कपड़ा बुनने से लेकर धागा तैयार करने तक के उद्योगों में अगर लाइसेंस की आवश्यकता होगी, लाइसेंस देने पड़ेंगे, तो ऐसे में जो है बहुत सारे लोग लाइसेंस बनवा ही नहीं पाएंगे और वह इस उद्योग को चालू ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको लाइसेंस फ्री कर दिया गया, ताकि उद्योगों के क्षेत्रों में बढ़ावा मिले, ताकि रोजगार बढ़े,
गरीबी दूर हो और भारत जो है एक आत्मनिर्भर बने। इस नीति से जो है सरकारी नियंत्रण को कम से कम करने का प्रयास किया गया ताकि निजी क्षेत्रों में बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है आपको उद्योगों की लाइसेंस में छूट, यानी कि उद्योगों के लाइसेंस में किस प्रकार से छूट दिया गया। पहले बहुत सारे ऐसे वस्तुएं थी जिस पर जो है लाइसेंस अनिवार्य था, लेकिन अब जो है लाइसेंस अनिवार्य नहीं किया गया। भारत सरकार द्वारा पहले जो है 18 वस्तुओं को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस में छूट दी गई थी, यानी 18 वस्तुओं को छोड़कर आप सभी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। अब आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू करने के बाद जो है केवल 6 वस्तुओं के उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस में छूट दी गई। यानी कि जब उदारीकरण की नीति को भारत में लागू किया गया अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए, तो अब जो है 18 से घटाकर 6 वस्तु कर दिया, यानी 6 वस्तुओं का आप निर्माण या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं बिना लाइसेंस के। इस 6 वस्तुओं के उद्योगों के लिए जो है लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था, तभी उस वस्तु को आप जो आयात या निर्यात कर सकते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि वो वस्तु कौन कौन था, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, रक्षा उपकरण हो गया, जोखिम वाले रसायन हो गया, औद्योगिक विस्फोट हो गया तथा औषधि निर्माण हो गया। तो इन सभी वस्तुओं के लिए जो है लाइसेंस अनिवार्य कर दिया, तभी आप उस वस्तु को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अल्कोहल आप सभी को पता होगा, जिसको शराब कहा जाता है। सिगरेट जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। रक्षा उपकरण मतलब कोई हथियार हो गया, इसको भी आप बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हो। जोखिम वाले रसायन हो गया। इसके अलावा औद्योगिक विस्फोट यानी जैसे पटाखा वगैरह हो गया, इसका भी आप निर्माण नहीं कर सकते हो। इसके अलावा औषधि निर्माण, जो दवाई का निर्माण होता है, मेडिसिन का, बिना लाइसेंस के आप निर्माण नहीं कर सकते हो, ना ही उसको इंपोर्ट कर सकते हो, ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सभी जो है नीति को लागू कर दिया गया था उदारीकरण के युग में। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है सरकार ने 3 उद्योगों को अपने हाथों में रखी थी, जैसे कि आणविक खनन हो गया, अणुशक्ति हो गया और रेल परिवहन हो गया। तो ये सभी जो है सरकार अपने अंतर्गत रखी थी। आणविक खनन का मतलब होता है जहां से कोई खनिज धरती के अंदर से निकाला जाता है, जैसे कोयला हो गया, वो जमीन से ही निकाला जाता है, तो वहां पर आप जो है कार्य नहीं कर सकते हैं, वो सरकार के अंतर्गत है। जहां से पत्थर निकाला जाता है तो वो आणविक खनन के अंदर आता है, तो वहां पर जो है आप कार्य नहीं कर सकते हैं। वहां पर जो है सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण होती है। वहां जो है प्राइवेट सेक्टर को तो देती है चलाने के लिए, लेकिन उससे जो है अच्छा खासा रकम लिया जाता है टैक्स के रूप में। अणुशक्ति, अणुशक्ति मतलब कोई भी परमाणु हो गया, परमाणु बम का आप निर्माण नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सार्वजनिक है, ये सरकार के अंतर्गत आती है। इसके अलावा रेल परिवहन हो गया, तो ये भी सरकार के अंतर्गत आती है। तो ये सभी सेक्टर जो है सरकार अपने अंतर्गत रखी थी, जिन पर प्राइवेट लोगों को काम नहीं दिया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वित्तीय क्षेत्र में पहले की अपेक्षा महत्वपूर्ण सुधार किया गया। पहले जो वित्तीय क्षेत्र में सुधार था उससे बेहतर इस बार सुधार किया गया। रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों पर लगाए गए नियंत्रण में थोड़ी छूट दी गई, यानी कि पहले बैंकों पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण था, लेकिन अब जो है इसमें छूट दिया गया। सरकार ने कहा कि आप बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को खोल सकते हो, प्राइवेट बैंक को खोल सकते हो, और यहाँ पर भारतीय जनता को, विदेशी जनता को जो है सहायता देकर उनसे अच्छा खासा टैक्स ले सकते हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बैंकों को अधिक बढ़ाने का अवसर दिया गया। उद्योगपतियों के लिए जो है ब्याज की दरों में कमी की गई तथा उद्योग धंधों के लिए लोन की भी व्यवस्था की गई। अब आसानी से किसी भी उद्योगपतियों को जो है लोन मिल सकता था। इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे उद्योगपति थे उनको जब ब्याज दिया जाता था तो उनसे कम टैक्स लिया जाता था। निजी क्षेत्रों में भारतीय विदेशी बैंकों की स्थापना की अनुमति दी गई। प्राइवेट सेक्टर में अब जो है भारतीय एवं विदेशी बैंकों को जो है स्थापित करने का अनुमति दिया गया, ताकि अधिक से अधिक भारतीय लोगों की सहायता हो सके, जिससे बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई और छोटे छोटे उद्योगपतियों को भी लोन आसानी से मिलने लगा। जब छोटे छोटे शहरों में बहुत सारे बैंक को खोला गया तो ऐसे में जनता को काफी लाभ हुआ। जो छोटे छोटे उद्योगपति थे उनको भी अब आसानी से लोन मिलने लगा, क्योंकि दोस्तों पहले बहुत कम बैंक थी, जो सरकार लोगों को बहुत अधिक लोन नहीं देती थी, और जो लोन भी देती थी तो उनसे अधिक टैक्स को लिया जाता था। तीसरा पॉइंट बनाना है कर व्यवस्था में सुधार। भारत में पहले की अपेक्षा में जो है आयकर टैक्स की दरों में कमी की गई। पहले जो टैक्स लिया जाता था किसी भी वस्तुओं का, उस वस्तुओं के टैक्स में कमी की गई। यदि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार टैक्स न लेकर अधिक मात्रा में कर की दरों में वृद्धि की जाएगी तो लोगों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसमें यह कहा गया कि मान लो किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है,
लेकिन आप जो है किसी भी वस्तु के लिए बहुत अधिक उनसे टैक्स मांग रहे हो तो वो वैसे भी नहीं दे पाएगा, और अगर वो दे भी पाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, वह दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जाएगा। इसीलिए जो है किसी भी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय के अनुसार टैक्स लेने की बात कही गई, बहुत अधिक टैक्स लेने की बात नहीं कही गई। इसलिए स्वेच्छापूर्ण रूप से आय के दरों के अनुसार टैक्स लिए जाने का प्रावधान किया गया। इसलिए जो है जिन क्षेत्रों में जिन वस्तुओं का टैक्स लिया जाना है, अब सरकार वहां के स्थानीय लोगों से जानकारी लिया जाता है कि वह कितना टैक्स दे सकता है, उस अनुसार से उन पर टैक्स लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि वहां के जो है आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, प्रति व्यक्ति आय बेहतर नहीं है, और वहां पर जो है सरकार किसी भी वस्तु पर बहुत अधिक टैक्स लगा दे तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पहले से तो बिगड़ी है और अधिक बिगड़ जाएगी। इसीलिए सरकार द्वारा स्वेच्छापूर्वक रूप से व्यक्ति से टैक्स लिया जाता है। 1991 में व्यापारियों को वस्तुओं के आयात तथा निर्यात कर में भी छूट दी गई। 1991 में जब उदारीकरण का दौर आया तो यहाँ पर व्यापारियों को काफी छूट दिया गया, चाहे वह किसी भी वस्तु का इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, उनसे कम टैक्स लिया जाने लगा। इसका कारण यह है कि अगर उनसे बहुत अधिक टैक्स लिया जाएगा तो वह जो है बहुत अधिक मात्रा में आयात नहीं कर सकेगा, यानी इम्पोर्ट नहीं कर सकेगा, निर्यात नहीं कर सकेगा, एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। इसीलिए जो है उनके टैक्स में कमी किया गया। केंद्रीय उत्पादक शुल्क में भी कमी की गई, जिससे भारतीय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को भी लाभ हुआ। केंद्रीय उत्पादक शुल्क का मतलब ये होता है कि जो भी वस्तुओं का निर्माण भारत में ही होता है, भारत के फैक्ट्रियों में होता है, उत्पादन और उपभोग, उस वस्तुओं की जो टैक्स थी उसमें कमी की गई ताकि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को जो है इसका लाभ मिल सके। अगर केंद्रीय उत्पादक शुल्क यानी कि जहां पर किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है या उसको उपभोग करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान लाया जाता है, अगर सरकार द्वारा उनसे अधिक टैक्स लिया जाता तो आम जनता से भी अधिक उसका कीमत मांगा जाता। मान लो अगर किसी भी वस्तु का कीमत 10 रुपया है, अगर सरकार किसी भी कंपनी से 10 रुपया के बदले 3 रुपया टैक्स लेता है तो कंपनी जो है 7 रुपया बचत करता है, तो कंपनी को इससे घाटा हो रहा है। तो कंपनी जो है 10 रुपया का सामान जो है आपको 15 रुपये में देगा। इसीलिए जो है यहाँ पर टैक्स की कमी की गई ताकि भारतीय उद्योगपतियों को लाभ हो, भारतीय व्यापारियों को लाभ हो और आम जनता को भी इसका लाभ मिले। चौथा पॉइंट बनाना है विदेशी व्यापार में सुधार। विदेशी व्यापार के क्षेत्रों में अनेक प्रकार के सुधार किया गया, जो इस प्रकार से है। निर्यात पर जो है उद्योगों के विकास के लिए आयात करों में कमी की गई, यानी किसी भी वस्तुओं को जो है निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए उसके टैक्स में कमी की गई। सरकार द्वारा किसी भी वस्तुओं को निर्यात करने, आयात करने के लिए करों में कमी की गई। ज्यादातर घाटे को रोकने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाया गया, जैसे कि भारतीय वस्तुओं को विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए कई वस्तुओं पर निर्यात कर कम कर दिया गया तथा उन्हें हटा दिया गया। यानी भारतीय वस्तुओं को विश्व बाजार में फैलाने के लिए, भारतीय वस्तुओं को जो है बहुत अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए जो है भारतीय सरकार ने कई कदम उठाया ताकि विश्व बाजार में भारतीय का ही दबदबा हो, भारतीय लोगों का अधिक से अधिक वस्तु एक्सपोर्ट हो। इसीलिए जो है भारत सरकार ने उदार नीति को अपनाया था और यहाँ पर जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता था उन व्यापारियों से निर्यात कर कम लिया जाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है वैश्वीकरण की प्रगति। आपको प्रश्न में पूछा गया कि वैश्वीकरण का आखिर प्रगति कैसे हुआ। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सुधारों के लिए जो है वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सुधार के लिए वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। वैश्वीकरण का नीति का मतलब होता है कि 1995 में जो है WTO स्थापित किया गया था, यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद जो है विभिन्न देशों में वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण को अधिक बल मिला। जब भारत जो है विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ तो भारतीय व्यापारियों को इसको काफी लाभ हुआ। अब विश्व के अलग अलग देशों में भारत का व्यापार फैलने लगा, भारत के व्यापार को बढ़ावा मिला। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े, जो इस प्रकार से है। पहला जो है वो है रुपये का अवमूल्यन। रुपये का अवमूल्यन का मतलब होता है कि जुलाई 1991 में रुपये का अवमूल्यन किया गया ताकि निर्यातों को बढ़ावा दे सके और विश्व बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि भारत सरकार ने और रुपयों के कीमत की दर को घटा दिया गया। अगर मान लो USA का डॉलर अगर $1 है तो भारतीय रुपीज जो है 83 रुपया होता है, तो भारतीय रुपीज 83 रुपया हो रहा है। अगर डॉलर का कीमत घटा दिया जाएगा यानी कि $1 बराबर भारतीय रुपीज 60 रुपया होगा, तो ऐसे स्थिति में जो है अगर भारत अमेरिका से किसी भी वस्तु को खरीदता है तो भारत को कम खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका द्वारा डॉलर की कीमत बढ़ा दिया गया यानी $1 बराबर 83 रुपया कर दिया गया है, तो भारत अगर किसी भी वस्तु को अमेरिका से खरीदता है तो भारत को अधिक धन खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए भारत ने अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और रुपयों के दर में कमी की गई, यानी रुपयों के कीमत को घटा दिया गया। दूसरा पॉइंट है रुपये की परिवर्तनशीलता। रुपये को व्यापार खाते
तथा बाद में संपूर्ण चालू खातों के लिए परिवर्तनशील कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि व्यापार एवं व्यवसाय के लिए रुपये के बदले में विदेशी मुद्रा से भी वस्तुओं की खरीदी बिक्री की जा सकती थी। आने के पहले किसी भी वस्तुओं को अगर व्यापारियों को खरीदना होता था तो उनको जो है सरकार से कांटेक्ट करना पड़ता था, उनके अधिकारियों से कांटेक्ट करना पड़ता था, उनसे जो है विदेशी मुद्रा लेना पड़ता था, तभी जो है कोई भी उद्योगपति या व्यापारी विदेशों से अपना सामान खरीद सकता था। लेकिन अब सरकार ने यह छूट दिया कि कोई भी व्यापारी डायरेक्ट जो है विदेशों से अपना व्यापार कर सकता है, भारतीय रुपये को दे सकता है और डॉलर को ले सकता है। अगर कोई भी वस्तु को अमेरिका के लोग भारतीय व्यापारी से खरीदता है तो अमेरिका के लोग जो है इनको डायरेक्ट डॉलर दे सकता है। और अब जो है भारतीय व्यापारी अगर कोई भी वस्तु को अमेरिका से खरीदता है तो भारतीय व्यापारी उनको रुपया दे सकता है, उस रुपया का एक्सचेंज अब कर लेगा कौन? अमेरिका के व्यापारी। इसी प्रकार से जब भारतीयों को जो है डॉलर मिलेगा अमेरिका से, उस डॉलर का एक्सचेंज कर लेगा कौन? भारतीय व्यापारी। तो इस प्रकार से जो है भारतीय सरकार द्वारा उदारीकरण में व्यापारियों को अधिकार दिया गया कि अब जो है डॉलर को वह किसी भी वस्तु के बदले ले सकता है। इस व्यवस्था से बहुत हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण हुआ। तीसरा है वो है तटकर एवं शुल्क में कमी। तटकर यानी सीमा शुल्क में जो है कमी की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तटकर तथा शुल्क में कमी की गई, क्योंकि जब तक तटकर में कमी नहीं होगी तब तक अन्य विदेशी लोग व्यापार करने के लिए भारत नहीं आएंगे। यानी अगर समुद्रों से व्यापार किया जाता है, अगर आप सीमा शुल्क यानी सीमा टैक्स अधिक लेंगे तो भारत में विदेशी लोग बहुत कम व्यापार करने आएंगे। इसलिए तटकर यानी सीमा शुल्क को भारत ने घटा दिया या कम कर दिया ताकि विदेशी लोग भारत में अधिक से अधिक व्यापार कर सके, ताकि भारतीय लोगों को इसका लाभ मिले, जिससे भारत के आयात एवं निर्यात में कमी हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर सीमा शुल्क बहुत अधिक लिया जाएगा तो ऐसे में भारत में किसी भी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। जब कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो भारतीय लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए सीमा शुल्क में कमी की गई। इसीलिए भारत सरकार द्वारा तटकर एवं शुल्क में कमी की गई ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आ पाता हूँ, तो अपना सहयोग जरूर बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।